हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केपी सक्सेस जोन। दोस्तों, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं बिहार दरोगा मेंस का सेट नंबर 12। इससे पहले 11 सेट का डिस्कशन हमारे चैनल पे अपलोड कर दिया गया है, तो जो लोग भी वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं चैनल पे। तो चलिए आज का सेट नंबर 12 को शुरू करते हैं। और इससे पहले जो लोग भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें। चलिए आज का सेट शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ बीजन के लिए प्रयुक्त रसायन है। तो कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ बीजन के लिए जो प्रयुक्त रसायन का प्रयोग किया जाता है वो किसका प्रयोग किया जाता है? तो वो प्रयोग किया जाता है सिल्वर आयोडाइड का। किसको प्रयोग किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, AgI इसका सूत्र होता है। अगला क्वेश्चन है, जैव मंडल पृथ्वी का ऐसा क्षेत्र जहां जीवन पाया जाता है, इनमें से कौन सा है? तो जैव मंडल पृथ्वी का ऐसा क्षेत्र जहां पे जीवन पाया जाता है तो वो कौन सा है? तो जलमंडल। जलमंडल में भी जीवन पाया जाता है, स्थल मंडल पे भी पाया जाता है, क्षोभ मंडल में भी पाया जाता है, लेकिन समताप मंडल में नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा पहला, दूसरा और चौथा। तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। औद्योगिक क्षेत्र में लेड के लिए परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक का 24 घंटे का औसत क्या होता है? तो औद्योगिक क्षेत्र में जो लेड के परिवेशी वायु गुणवत्ता का मानक जो होता है वो 24 घंटे का होता है, 1.5 UG पर मीटर क्यूब। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यदि मलजल का पूर्णतः ऑक्सीकरण कर दिया जाए तो नाइट्रोजन का स्वरूप क्या हो जाएगा? तो यदि मलजल का जो पूर्णतः ऑक्सीकरण किया जाएगा तो नाइट्रोजन का जो स्वरूप होता है वो क्या हो जाता है? तो वो हो जाता है नाइट्रेट के रूप में। दो तरीके से नाइट्रोजन पाया जाता है ऑक्सीकरण होने के बाद, एक तो नाइट्राइड में और एक नाइट्रेट में। लेकिन नाइट्राइड जो होता है वो जल्द ही नाइट्रेट में परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? नाइट्रेट हो जाएगा। नाइट्रेट को फॉर्मूला होता है NO3। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण का विभव वायु संचार गुणांक कितना होने पर बढ़ जाता है? तो वायु प्रदूषण का जो विभव है वो वायु संचार गुणांक कितना होने पे बढ़ जाता है? तो वो 6000 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड से ज़्यादा होने पे क्या होता है? बढ़ जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में स्वीकार्य ध्वनि प्रदूषण स्तर की सीमा क्या है? तो भारत में जो स्वीकार ध्वनि प्रदूषण मतलब शांति में जो ध्वनि प्रदूषण की सीमा है वो कितना होगा? तो वो हो जाएगा दोस्तों 40 डेसिमल से 45 डेसिमल के बीच अगर ध्वनि की तीव्रता है तो उसको स्वीकार किया जाता है भारत में। और 40 डेसिमल जिसमें से ये रात में होना चाहिए और दिन के समय में न्यूनतम कितना होना चाहिए? तो 45। तो दिन में कितना? 45 डेसिमल और रात में 40। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सीमा पार प्रदूषण या अम्ल वर्षा का कारण है। सीमा पार प्रदूषण या अम्ल वर्षा का जो कारण है वो क्या हो जाएगा? तो हो जाता है नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। इसके कारण ही क्या होता है? अम्लीय वर्षा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आकाशगंगा मंदाकिनी सबसे पहले देखी थी। आकाशगंगा मंदाकिनी को जो सबसे पहले देखा गया था किसके द्वारा? तो वो देखा गया था गैलीलियो के द्वारा। किसके द्वारा? गैलीलियो के द्वारा। और पूछेगा कब देखा गया था? तो 1610 ईस्वी में इसको देखा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यदि हम समुद्र तट पर बैठकर दो सूर्यास्त के बीच बीतने वाले समय को मापे तो उससे हम अनुमान लगा सकते हैं। तो अगर हम समुद्र तट के बीच पे बैठ के दो सूर्यास्त के बीच बीतने वाले समय को मापेंगे तो इससे हमें क्या पता चलता है? तो इससे हमें पृथ्वी के त्रिज्या का पता लगाया जा सकता है, अनुमान लगाया जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक स्वाहम निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने लायक छोटा सा होता है क्या कहलाता है? तो वो क्या कहलाएगा? तो वो कहलाएगा नोटबुक कंप्यूटर। इसी को हम लोग लैपटॉप भी बोलते हैं। लैपटॉप को हम लोग गोद में रख के क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? नोटबुक कंप्यूटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आर्थिक समानता के बिना राजनीति स्वतंत्रता का भ्रम है, यह कथन किसका है? तो आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता एक भ्रम है, ये कथन जो है वो किसका है? तो ये कथन है GDH कोल का। GDH कोल का है। ये एक अंग्रेज दार्शनिक थे और ये फेबियन समाज से जुड़े थे। ये किस समाज से जुड़े थे? तो ये फेबियन समाज से जुड़े थे। तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे, ये जो है वो फेबियन समाज से जुड़े हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन मुद्दों पर राज्यपाल राष्ट्रपति
राष्ट्रपति को अनुशंसा कर सकता है? तो राज्यपाल राष्ट्रपति को अनुशंसा कर सकता है किस किस मुद्दे पे? तो राज्य मंत्रिमंडल की बर्खास्त जब करना होगा तो ये सही है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का निष्कासन में, तो ये नहीं होगा, ये जो हो जाएगा गलत हो जाएगा। राज्य विधानसभा को भंग करना, तो राज्य विधानसभा को जब भी भंग करना होगा तो राज्यपाल किससे सिफारिश लेगा? राष्ट्रपति से लेगा। अगला है राज्य में संवैधानिक मशीनरी के बिगड़ जाने की घोषणा में। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ए, सी और डी। तो कौन सा ऑप्शन सही है? देखिए ए, सी और डी, तो दूसरा नंबर आंसर इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा लक्षण संघीय सरकार के अनुरूप नहीं है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा, राज्य केंद्र सरकार की एजेंट है। राज्य केंद्र सरकार की एजेंट है, तो ये सही है, तो ये संघीय सरकार का अनुरूप होगा। ठीक है, वहीं बात करें केंद्र और राज्य दोनों सरकारें संविधान से शक्तियां प्राप्त करता है, ये भी सही है। ठीक है, तो यहाँ पूछ रहा है कि कौन सी अनुरूप नहीं है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तीसरा नंबर। तीसरा नंबर क्या है? केंद्र और राज्य सरकार की समन्वय प्रतिष्ठा है, ये इसका नहीं होगा। ठीक है, बाकी सरकार के दो स्पष्ट स्तर होते हैं, एक सरकार और एक केंद्र सरकार, राज्य सरकार और राज्य सरकार, ये भी सही है। तो तीसरा नंबर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन किन भाषाओं को भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? तो 8वीं अनुसूची में कितने भाषा को शामिल किया गया है? टोटल 22 भाषा है 8वीं अनुसूची में, और आप लोगों को 22 भाषा के बारे में जानकारी होना चाहिए। तो इसमें पूछ रहा है किस भाषाओं को भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है? तो दोस्तों भोजपुरी को शामिल नहीं किया गया है, तो ये भी नहीं हो जाएगा, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। कोंकणी और डोंगरी को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। डोंगरी को 2004 में शामिल किया गया था, वहीं कोंकणी को 1992 ईस्वी में शामिल किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक राज्य का जो राज्यपाल होता है वो किसके द्वारा निर्वाचित होता है? तो वो निर्वाचित नहीं होता है, उसको नियुक्त किया जाता है। और किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या क्या है? तो लोकसभा में अनुसूचित जाति मतलब एससी और अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी के लिए आरक्षित सीटों की संख्या जो है वो कितना है? तो 79 और 40। एससी के लिए है 79 और वहीं एसटी के लिए कितना है? 40 सीट का प्रावधान है लोकसभा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 इसे प्रस्तावित करता है। तो अनुच्छेद 15 में क्या प्रस्तावित करता है? तो समान अधिकार। अनुच्छेद 15 जो कि मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, इसमें सभी के लिए समान अधिकार का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य की व्यवस्था की गई है। तो मौलिक कर्तव्य की जो व्यवस्था की गई है वो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 ईस्वी में किया गया था और स्वयं सिंह समिति के द्वारा किया गया था। ठीक है, मौलिक कर्तव्यों की संख्या पूछे कितना है? तो कितना है? 11 मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार उम्मीदवारों की संपत्ति और देयताओं के बारे में जानने का अधिकार है? तो अनुच्छेद 19 के ए में भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अनुसार उम्मीदवारों की संपत्ति, जो भी उम्मीदवार होगा उसकी संपत्ति और देयता के बारे में जानने का अधिकार प्राप्त है नागरिक को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के लेख 36 और से 51 किस रूप में जाना जाता है? तो भारतीय संविधान में लेख पूछ रहा है या आर्टिकल 36 से 51 जो है वो क्या है? तो वो है दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्या हो जाएगा इसका आंसर? तीसरा नंबर, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसमें 36 से लेके 51 तक आर्टिकल शामिल है और ये जो लिया गया है वो आयरलैंड के संविधान से शामिल किया गया है भारतीय संविधान में। अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा 12 दिन। मैथ का क्वेश्चन का सॉल्यूशन डाल दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, तो आप लोग वहां से देख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय भूमि पर निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार एक विदेशी नागरिक को भी प्राप्त है? तो वो जो है दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा तीसरा, कानून की अधिकारिता के बिना किसी कार्रवाई के विरुद्ध जीवन यापन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की जो रक्षा है ये विदेशियों को भी प्राप्त है। वहीं बात करें बाकी के जो 3 है वो केवल भारतीयों को ही प्राप्त है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो भारतीय संविधान की कौन विशेषता नहीं है? तो वो हो जाएगा दोस्तों सरकार का अध्यक्षात्मक रूप। ये जो है दोस्तों ये अमेरिका में है। इस प्रकार के शासन में जो सर्वोच्च होता है वो कौन होता है? तो राष्ट्रपति जो होता है वो सर्वोच्च होता है। ठीक है,
लेकिन भारत में कौन है सर्वोच्च? तो भारत में प्रधानमंत्री या संघ ये शासन है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान कैसा है? तो भारतीय संविधान कैसा है? भारतीय संविधान जो है अर्ध संघीय और संघीयवत है। ठीक है। यहाँ न तो पूर्णतः संघीय है और न ही एकात्मक है। अगला क्वेश्चन है एक ठोस बेलन जिसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है और व्यास 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो उसी ऊंचाई और आधार के उस व्यास का एक शंक्वाकार कोटार खोखला लिया गया है। तो शेष ठोस आयतन पूछ रहा है, तो इसका जो आयतन हो जाएगा, इसके लिए आप जो बेलन का आयतन होगा पाई आर स्क्वायर एच माइनस अगर आप शंकु का आयतन कर लेंगे तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इसका फार्मूला होता है शंकु के आयतन का। तो दोनों का जो डिफरेंस ले लेंगे तो वो आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 628.57 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। अगला क्वेश्चन है गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो गुप्त साम्राज्य की जो स्थापना किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? तो वो किया गया था श्री गुप्त के द्वारा। किसके द्वारा? श्री गुप्त के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था? तो 240 ईस्वी में किया गया था। ठीक है। और वहीं अगर पूछे गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो गुप्त साम्राज्य का जो वास्तविक संस्थापक था वो था चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कनिष्क ने किसको प्रोत्साहन दिया था? तो कनिष्क जो है वो किसको प्रोत्साहन दिया था? वो महायान बौद्ध धर्म को क्या किया था? प्रोत्साहन दिया था। कनिष्क के समय में ही चौथा बौद्ध संगति हुआ था जिसमें बौद्ध धर्म 2 भाग में बट गया था, महायान और हीनयान। तो कनिष्क ने जो प्रोत्साहन दिया था वो किसका दिया था? तो महायान बौद्ध धर्म का प्रोत्साहन दिया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से हड़प्पा स्थल भारत में नहीं है? तो कौन सा हड़प्पन स्थल है जो भारत में नहीं है? तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा ये दोनों जो है वो पाकिस्तान में पड़ता है, बाकी सारा जो है भारत में है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पड़ता है। ठीक है। हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे है, ये भी पूछा जाता है। और सिंधु जो है मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु नदी के किनारे है। ठीक है। वहीं बात करें लोथल, तो लोथल गुजरात में है, कालीबंगा राजस्थान में है, बनावली हरियाणा में है और रोपर पंजाब में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा 4 दिन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो चाणक्य जो था वो प्रधानमंत्री था किसका? तो चंद्रगुप्त मौर्य का। किसका? चंद्रगुप्त मौर्य का। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य जिसे मौर्य वंश का संस्थापक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो कौन सा जोड़ा सही नहीं है? बैरम खान जो कि अकबर का संरक्षण था, सही है। जसवंत सिंह ये औरंगजेब के दरबार में रहता था, ये भी सही है। लेकिन अमीर खुसरो ये जहांगीर के दरबार में नहीं रहता था, ये गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो। अमीर खुसरो जो है अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहता था और इसका एक बुक है और अमीर खुसरो का जो कि पूछा जाता है, इसको याद रखेंगे, जिसका नाम है खजान उल फुतूह। खजान उल फुतूह अमीर खुसरो के द्वारा लिखा गया है। इसमें अलाउद्दीन खिलजी के जो भी शासन और प्रशासन के बारे में बताया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है उस मुगल महारानी का नाम लिखिए जिसका नाम सभी मुगल फरमानों तथा सिक्कों पर लिखा जाता था। तो वो मुगल महारानी कौन थी? तो वो मुगल महारानी थी नूरजहां। नूरजहां का नाम जो है सभी मुगल फरमान और सिक्का पे लिखा जाता था। अगला क्वेश्चन है इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कितना? 3.1/2 वर्ष। ठीक है। यहाँ पे जनरल एसआई का फॉर्मूला लगाना है, P इंटू आर गुने R इंटू T/100 होता है। इससे आपको समय निकल जाएगा। ठीक है। सबसे पहले P निकाल लीजिए, SI निकाल लीजिएगा। अमाउंट दिया गया है और प्रिंसिपल दिया गया है, तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करेंगे तो SI निकल जाएगा और यहाँ पुट करेंगे तो आपको टाइम निकल जाएगा। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3.1/2 वर्ष। अगला क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन शुरू होने के समय भारत के वायसराय थे। तो असहयोग आंदोलन जो शुरू हुआ था कब? 1920 ईस्वी में शुरू हुआ था और इस समय भारत के वायसराय कौन थे? तो चेम्सफोर्ड थे। वहीं पूछे जलियांवाला बाग हत्याकांड जो कि 1919 में हुआ था, उसके समय भी वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड ही थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन कब बंद कर दिया गया था? तो असहयोग आंदोलन बंद कर दिया गया था कब? तो 1920 में शुरू हुआ था असहयोग आंदोलन और 1922 में बंद कर दिया गया था। कब? 12 फरवरी को बारदोली में कांग्रेस की बैठक में इसको बंद कर दिया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है
किस गवर्नर जनरल ने बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त लागू किया था? तो बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त लागू करने का जो श्रेय दिया जाता है वो किसको दिया जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लागू किया गया था। और ये इसको लॉर्ड कॉर्नवालिस को नागरिक सेवा का जनक भी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 25। अगला क्वेश्चन है, प्लासी के युद्ध का मैदान किस राज्य में है? तो प्लासी का युद्ध जो कि कब हुआ था? 1757 ईस्वी में हुआ था। और प्लासी का जो युद्ध का मैदान है वो कहाँ पे है? तो पश्चिम बंगाल में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शेरशाह द्वारा पटना के पुनर्निर्माण की विवरण किस रचना में शामिल है? तो शेरशाह द्वारा पटना के जो पुनर्निर्माण किया गया था तो किसके द्वारा किया गया था? शेरशाह के द्वारा किया गया था। और इसका जो रचना है, किस रचना में इसका विवरण मिलता है? तो मिलता है तारीख़ दाऊदी में। किसका? तारीख़ दाऊदी में। और शेरशाह ने पटना को फिर से राजधानी बनाया था। और इससे पहले जो था बिहार शरीफ पटना का राजधानी हुआ करता था। अगला क्वेश्चन है, बिहार में संपूर्ण क्रांति के जनक कौन थे? तो बिहार में संपूर्ण क्रांति का जो जनक था वो कौन था? तो जयप्रकाश नारायण था। इसी पे एक क्वेश्चन इस बार बिहार दरोगा के एसआई में पूछा भी गया था कि संपूर्ण क्रांति ट्रेन है जो चलाया गया था और उसमें किसका योगदान था? तो किसके नाम पे चलाया गया था? तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा। और ये संपूर्ण क्रांति जो चलाया गया था जयप्रकाश नारायण के द्वारा कब चलाया गया था? तो 1975 ईस्वी में चलाया गया था। और उन्होंने क्या नारा दिया था? संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। अगला क्वेश्चन है, काली मिट्टी में कौन सा पौधा होता है? तो काली मिट्टी में कपास का पौधा होता है, आप लोग जानते हैं। तो काली मिट्टी में कौन सा पौधा होता है? तो कपास। ठीक है, पहला नंबर इसका आंसर हो जाएगा। काली मिट्टी में चूना पत्थर काफ़ी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगों को वापस पृथ्वी के पृष्ठ पर परावर्तित करती है? तो ये कौन हो जाएगा? तो पृथ्वी के वायुमंडल की कौन सी परत है जो रेडियो तरंग को वापस पृथ्वी के पृष्ठ पर परावर्तित करती है? तो हो जाएगा आयन मंडल। आयन मंडल। ठीक है। और ये कितना से कितना होता है? तो 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक का इसका ऊंचाई है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दो सागरों या महासागरों के मध्य भूमि की एक संकीर्ण स्थल पट्टी को क्या कहा जाता है? तो इसको जो कहा जाता है क्या कहा जाता है? तो जल मरुस्थल या जल मरुमध्य बोला जाता है। ठीक है, जल मरुमध्य बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, सुनामी क्या है? तो सुनामी क्या है? तो सुनामी एक तरह का भूकंप है जो कि कहाँ पे आता है? अंतःसागरीय भूकंप से उत्पन्न होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बिहार राज्य की भू आकृति किस प्रकार की है? तो बिहार राज्य की जो भू आकृति है वो लगभग आयताकार है। ठीक है। और गंगा नदी इसके बीचों बीच बहती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको लैंड ऑफ गोल्डन पैगोडा कहा जाता है? तो लैंड ऑफ गोल्डन पैगोडा के नाम से किसको जाना जाता है? तो म्यांमार या वर्मा को जाना जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, होर्मुज़ जल संधि निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच है? तो ये है किन दो देशों के बीच है होर्मुज़ जल संधि? तो ये जो है दोस्तों वो किसके बीच है? तो ये है ईरान और ओमान के बीच। किसके बीच? ईरान और ओमान के बीच है। यह फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ती है। तो वह किसको जोड़ता है? तो फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है, काली मिट्टी नहीं पाई जाती है। तो काली मिट्टी कहाँ नहीं पाया जाता है? तमिलनाडु में पाया जाता है, महाराष्ट्र में पाया जाता है, आंध्र प्रदेश में भी पाया जाता है, लेकिन पश्चिम बंगाल में काली मिट्टी नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जोजिला पास किस राज्य में स्थित है? तो जोजिला पास जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो ये जो है जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है। ठीक है। इसका जो निर्माण है वो सिंध नदी के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है जोजिला पास का? तो वो है सिंध नदी के द्वारा, और ये जास्कर श्रेणी में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है? तो पूर्व से पश्चिम की ओर जो नदी बहती है वो कौन है? तो ताप्ती। ताप्ती नदी जो है पूर्व की पश्चिम की ओर बहती है। ठीक है। अगर इस तरीके से इंडिया का मैप है तो देखेंगे इधर से इधर बहती है कौन? ताप्ती। बाकी जो भी है कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, ये सभी किधर से बहती है? पश्चिम से पूर्व बहती है। ठीक है। अगला है, भारत का पूर्वी समुद्री तट जाना जाता है। तो भारत का जो पूर्वी समुद्री तट है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो वो जाना जाता है कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। बाकी मालाबार तट, कोंकण तट और मराठावाड़ा तट, ये तीनों जो है वो पश्चिमी तट है। ठीक है। माउंट एवरेस्ट स्थित है। माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंची चोटी है हिमालय की, और ये कहाँ स्थित है? तो ये नेपाल में स्थित है। ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में कपास उगाई जाती है? तो कपास जो उगाई जाती है भारत के किस राज्य में उगाई जाती है? तो ये उगाई जाती है सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में। कहाँ पे उगाई जाती है? महाराष्ट्र में उगाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, बिहार के उत्तर पश्चिम में स्थित हरदा नदी की घाटी को क्या कहा जाता है? तो हरदा नदी घाटी को जो कहा जाता है वो क्या कहा जाता है? तो उसको दून घाटी कहा जाता है। और ये जो है किसके किसके बीच में है? तो ये रामनगर दून श्रेणी और सोमेश्वर श्रेणी के बीच स्थित है। और ये जो पड़ता है किस जिला में पड़ता है? तो ये पश्चिमी चंपारण में पड़ता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन करने वाली नदी कौन है? तो सबसे अधिक जो पथ परिवर्तन करने वाली नदी है बिहार की, वो हो जाएगी कोसी नदी। इसीलिए कोसी नदी को बिहार का शोक नदी भी कहा जाता है। ये खगड़िया के समीप गंगा में मिल जाती है। तो कोसी नदी कहाँ पे गंगा में मिलती है? तो खगड़िया के समीप मिलती है। अगला क्वेश्चन है, दो कथन दिया हुआ है, तो इसके बारे में बताना है। जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा मिला है। बिल्कुल सही है, जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष राज्य का दर्जा मिला था। यह भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा प्रदान किया गया था। नहीं, ये गलत है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा केवल 1। और किस आर्टिकल के तहत दिया गया था? तो ये आर्टिकल 370 के तहत दिया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर, ए सही है किंतु आर गलत है। अगला क्वेश्चन है, इसका जो आंसर हो जाएगा, तो इसको आप जब भी सरल करेंगे तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 0.750। ठीक है। अगला क्वेश्चन मैथ का है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 6। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत, इंडिया अर्थात भारत जो कि भारतीय संविधान में क्या वर्णन करता है? तो राज्यों का संघ का वर्णन करता है। और ये किस में है? तो आर्टिकल 1 में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या? 3ac² = 4be²। ठीक है। अगला क्वेश्चन मैथ का है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या हो जाएगा? 14। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस धातु की जानकारी सिंधु घाटी के लोगों को नहीं थी? तो सिंधु घाटी के लोगों को जो किस धातु की जानकारी नहीं थी पूछ रहा है। तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को लोहा का जानकारी नहीं था, टीन का था, तांबा का था, सीसा का भी था, लेकिन लोहा का जानकारी नहीं था। अगला क्वेश्चन है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 63 का 840 और 1080। ठीक है। मैथ का सॉल्यूशन टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा, तो आप लोग वहाँ से उसको देख सकते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 5। अगला क्वेश्चन है, बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन कब हुआ था? तो बिहार सहित पूर्वी भारत में पूछे, भारत में आर्यों का जो आगमन हुआ था वो कब हुआ था? तो वो हुआ था आपको पूर्वी भारत में उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में। और लगभग कब हुआ था? तो लगभग 600 ईसा वर्ष पूर्व के आसपास हुआ था। कब हुआ था? 600 ईसा वर्ष पूर्व के आसपास हुआ था। वहीं पूछे भारत में, तो भारत में ऋग वैदिक काल में ही आर्यों का आगमन हो गया था। ठीक है। ऋग वैदिक काल में भारत में और पूर्वी भारत में उत्तर वैदिक काल में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 25,000। ठीक है। अगला क्वेश्चन, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 140। अगला क्वेश्चन है, प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह करने वाले कौन थे? तो प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह करने वाले कौन थे? तो वो हो जाएंगे विनोबा भावे। कौन है? विनोबा भावे। और व्यक्तिगत सत्याग्रह की जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी? तो वो हुई थी 17 अक्टूबर 1940 को। तो इसको भी याद रखेंगे आप लोग। वहीं दूसरे सत्याग्रही की जब बात आई तो दूसरा सत्याग्रही थे जे.एल. नेहरू। ठीक है। और तीसरे जो थे वो थे कौन? ब्रह्मदत्त। तीसरे कौन थे? ब्रह्मदत्त। तो तीनों आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 34 नंबर। आप लोग इसको ट्राई करेंगे और इसका PDF डाल दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, तो आप लोग वहाँ से इसको देख सकते हैं। ठीक है। 70 नंबर इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 25%। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस यकृत शोध विषाणुओं के लिए कोई टीका नहीं है? तो दोस्तों हेपेटाइटिस A, हेपेटाइटिस D, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C। ठीक है। तो इसमें से हेपेटाइटिस C के लिए कोई भी टीका अभी तक खोजा नहीं गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में संबंधित अक्षरों को चुनिए। तो देखिए यहाँ एक्सक्यूज के लिए इसका प्रयोग किया गया, तो देखिए ई के लिए क्या प्रयोग किया गया? C का प्रयोग किया। एक्स के लिए क्या? एक्स का ही प्रयोग किया गया। इसी तरह ई के लिए यहाँ भी क्या प्रयोग करेंगे? तो हम ई के लिए क्या प्रयोग किया गया है? ई के लिए प्रयोग किया गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा
ORESED, इस तरीके से नहीं है दोस्तों। इसमें क्या है, इसको किस तरीके से वो किया गया है, तो ई को कहाँ रखा गया है, वहाँ इसको भी रखेंगे, ये यहाँ दूसरे स्थान पे, यहाँ भी दूसरे स्थान पे, इस तरीके से आर यहाँ भी दूसरे स्थान पे, तो आर यहाँ दूसरे, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रोग का सार्वभौमिक रूप से निर्मूलन कर दिया गया है, तो किसका निर्मूलन कर दिया गया है, तो दोस्तों चेचक का उन्मूलन कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से कौन विषम अक्षरों को चुनिए, तो इसमें देखेंगे विषम अक्षर का, तो जब भी इस तरीके से है तो दोनों का जो गैप देखेंगे तो इसमें +1 +2 +3 का है, इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है, दूसरा में भी, चौथा में भी, लेकिन वहीं तीसरा में देखेंगे तो लगातार लिखा गया FG लगातार है, कोई गैप नहीं है, तो इसका जो है विषम हो जाएगा तीसरा नंबर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बॉम्बे रक्त समूह के बारे में सही नहीं है, तो बॉम्बे रक्त समूह या बॉम्बे ब्लड ग्रुप के बारे में कौन सही नहीं है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा पहला नंबर, यह सही नहीं है। यह रक्त समूह से संबंधित व्यक्ति केवल ओ रक्त समूह से संबंधित व्यक्ति से ही रक्त प्रदान कर सकता है, रक्त प्राप्त कर सकता है, ये गलत है, ठीक है, बाकी जो है इसका सही है। अगला क्वेश्चन है, अंतरवसा ट्रांस वसा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तीसरा नंबर, उसकी नियति आयु सेल्फ लाइफ प्रकृति वसा की तुलना में कम होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से लुप्त संख्या दिए गए विकल्पों में ज्ञात करना है, तो देखिए यहाँ से यहाँ आएंगे तो 5 बढ़ रहा है, फिर यहाँ से आएंगे तो भी 5 को बढ़ा देंगे तो आंसर आ जाएगा। ऐसे ही इसमें भी क्या है, 5 बढ़ रहा है, फिर यहाँ जाएगा तो 5 बढ़ेगा, तो हमारा क्या आ जाएगा, 23 में 5 जोड़ेंगे तो 28 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व प्रति ग्राम अधिकतम ऊर्जा संग्रहित करता है, तो कौन सा पोषक तत्व है जो प्रति ग्राम अधिकतम ऊर्जा संग्रहित करता है, तो हो जाएगा दोस्तों वसा। वसा जो है सबसे ज़्यादा ऊर्जा संग्रहित करता है, ये प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की तुलना में 2.25 गुना अधिक वसा ऊर्जा को संग्रहित करता है। अगला क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे क्या है, ए जो है बी की बहन है, तो ए क्या है, बहन है किसकी, बी की, तो इस तरीके से बना लेंगे। सी जो है बी की माता है, तो सी जो है बी की माता है, तो ए की भी माता हुई, माता है तो फीमेल है, तो सर्किल लेंगे उसके लिए। डी जो है सी का पिता है, तो सी का पिता कौन है, तो डी है, तो डी क्या है, मेल है, तो इसके लिए हम क्या बॉक्स का यूज करते हैं, तो डी है ये। ई जो है डी की माता है, तो डी की माता कौन है, ई है, तो डी की माता कौन है, ई जो है डी की माता है, तो इसके लिए इस तरीके से यूज करेंगे। तो पूछ रहा है एक ए से डी का क्या संबंध है, ए से डी का संबंध पूछ रहा है, तो दोस्तों ए जो है वो डी को डी जो है ए को क्या बोलेगा, तो वो क्या बोलेगा दोस्तों, धेवेती। धेवेती मतलब नाती, ठीक है, धेवेती या नाती दोनों एक ही चीज़ होता है। अगला क्वेश्चन है, एक जीवित कोशिका की संपूर्ण अवयव को डैश के रूप में जाना जाता है जिससे साइटोप्लाज्म और नाभिक शामिल होते हैं, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, प्रोटोप्लाज्मा। क्या हो जाएगा, प्रोटोप्लाज्मा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सजाना है दोस्तों, इसका जो सजाएंगे तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर, 1 5 2 3 4, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है। इसमें देखिए एक पर्यटक है जो कि पहले पश्चिम की ओर जाता है, तो आप लोग इस देख लीजिए, ऊपर जो होता है इसको क्या बोलते हैं, उत्तर, दक्षिण, इधर दक्षिण, और इधर होता है पश्चिम, और इधर होता है पूर्व, ठीक है। तो इसको इस हिसाब से आप जब इसको सजाएंगे तो इसका जो आंसर आ जाएगा लास्ट में वो दक्षिण की तरफ होगा, ठीक है। तो इसको करके आप लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, तीसरा नंबर, ठीक है। रुस्तम के लिए क्या प्रयोग किया गया है, इसको प्रयोग किया गया, रस्तोगी के लिए ये किया गया, तो देखिए रसिया के लिए पूछ रहा है, तो आर के जगह के क्या किया गया प्रयोग, तो आर के जगह के क्या आई का प्रयोग किया गया, तो आप लोग भी आई का प्रयोग करेंगे। ऐसे यू के जगह पे देखेंगे क्या प्रयोग किया गया है, तो इस तरीके से जब देखेंगे तो आंसर आ जाएगा तीसरा नंबर। अगला क्वेश्चन है, किस वनस्पति को वनस्पति वर्गीकरण की व्यापक रूप से प्रयोग की जाने वाली प्राकृतिक प्रणालियों के आरंभिक सृजनों में एक होने का श्रेय दिया जाता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अगस्त विल्हेम आइचलर, ठीक है। ये जर्मन वनस्पति शास्त्री था जो कि वनस्पति जगत को 4 भागों में बांटा है। 4 भाग कौन कौन सा है, तो थाइलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और स्पर्मेटोफाइटा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका में डच और पुर्तगाली उपनिवेशवादियों के वंशज को क्या कहा जाता है, तो दोस्तों श्रीलंका में डच और पुर्तगाली उपनिवेशवादी के वंशज को कहा जाता है, तो वो कहा जाता है बरघेर। क्या बोला जाता है, बरघेर बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है,
चीन में बॉक्सर विद्रोह कब हुआ था? तो बॉक्सर विद्रोह कहाँ हुआ था? चीन में हुआ था। और पूछे कब हुआ था? तो वो हुआ था दोस्तों चीन में। कब हुआ था? तो ये हुआ था 1898 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश ब्रिक्स समिति का सदस्य नहीं है? तो ब्रिक्स का जो सदस्य नहीं है वो कौन हो जाएगा? तो ब्रिक्स का सदस्य आइसलैंड नहीं है। ब्रिक्स देश कौन सा है? ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। 5 देश है ब्रिक्स में। कौन कौन? ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना के बाद अनवरत योजना या रोलिंग प्लान को लागू किया गया था? तो ये जो लागू किया गया था पांचवी पंचवर्षीय योजना के बाद। इसका प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो इसको भी याद रखेंगे। इसका जो प्रतिपादन किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? ये किया गया था गुन्नार मिंडल्ड के द्वारा। ठीक है। किसके द्वारा? गुन्नार मिंडल्ड के द्वारा। ठीक है। और कब किया गया था? तो 1978 ईस्वी में किया गया था। ठीक है। तो इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, यूरोपा किसका एक प्राकृतिक उपग्रह है? तो यूरोपा जो है एक प्राकृतिक उपग्रह है। किसका है? तो यह है दोस्तों बृहस्पति का उपग्रह है। ठीक है। और इसको जो खोजा गया था वो गैलीलियो के द्वारा खोजा गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक तारे के जीवन चक्र में निहारिका चरण निम्नलिखित में से किसको संदर्भित करता है? तो निहारिका चरण जो है ये किसको संदर्भित करता है? तो ये संदर्भित करता है दोस्तों धूल और हाइड्रोजन का एक बादल को। ठीक, किसको संदर्भित करता है? तो धूल और हाइड्रोजन के एक बादल को संदर्भित करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ग्रह गैसीय या जोबियन ग्रह नहीं है? तो जोबियन ग्रह कौन नहीं है? तो दोस्तों मंगल। जो ग्रह जिस पे जीवन संभव होगा वो गैसीय या जोबियन ग्रह में नहीं आएगा। तो 3 ग्रह पृथ्वी के अलावा बुध, मंगल और शुक्र जिस पे क्या है जीवन संभव है, इसलिए इसको गैसीय ग्रह नहीं कहेंगे। वहीं बृहस्पति, अरुण और शनि जो है जो कि गैसीय या जोबियन ग्रह है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक पहिया एक चक्कर में इतना सेंटीमीटर तय करता है, तो पहिए का त्रिज्या बताना है। तो इसका त्रिज्या जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? हो जाएगा 175 सेंटीमीटर। 2 पाई आर लगाएंगे और आर निकाल लेंगे तो आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक वृत्त में जीवा दिया हुआ है इतना, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 22 सेंटीमीटर। घनाभ का पूछ रहा है आयतन, तो घनाभ का आयतन होता है क्षेत्रफल गुने ऊंचाई, और यहाँ से आप ऊंचाई आराम से निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसका जो आंसर हो जाएगा डैश ऑप्टिकल डाटा स्टोरेज एक प्रौद्योगिकी है जहाँ डाटा को ऑप्टिकल डिस्क पर कई परतों में भंडारित किया जाता है। तो ये जो है दोस्तों 3D डाटा स्टोरेज में इस तरीके से प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में कौन सा सिद्धांत यह प्रतिपादन करता है कि कोई देश वही निर्यात करता है जिसका कुशलतापूर्वक और बहुयात में उत्पादन करता है? तो ये जो किसके द्वारा बोला गया है? तो हेक्स्चर-ओहियन मॉडल है। ये कौन सा मॉडल है? तो हेक्स्चर-ओहियन मॉडल है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ ईसीजी का आविष्कार किसने किया था? ईसीजी हार्ट बीट चेक करने के लिए प्रयोग किया जाता है, और ये इसका जो आविष्कार किया गया था वो किया गया था विलेम इंथोवेन के द्वारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चार मीनार भारत के किस शहर में स्थित है? तो चार मीनार जो है भारत के किस शहर में है? तो दोस्तों चार मीनार कहाँ पे है? तो हैदराबाद में है। अगला क्वेश्चन है, एक लचीली विनिमय दर प्रणाली में विनिमय दरों के बारे में लंबी अवधि की भविष्यवाणी करने के लिए किस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए दोस्तों क्रय शक्ति समता सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश बहुक्षेत्रीय तकनीक और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल या बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है? तो बिम्स्टेक का सदस्य पाकिस्तान नहीं है। बिम्स्टेक में टोटल 8 देश हैं। बिम्स्टेक में टोटल 8 देश है। और कौन कौन देश है? तो इसको आप लोग याद रखेंगे। इसमें थाईलैंड है, म्यांमार है, भारत है। इसके अलावा बांग्लादेश, कौन कौन है? बांग्लादेश है। और कौन है? वर्मा या म्यांमार जिसको बोलते हैं वर्मा है वो। और कौन है? श्रीलंका है। और है भूटान। और कौन है? नेपाल। ठीक है। तो इसको याद रखेंगे। बिम्स्टेक में टोटल 8 देश है। ठीक है। पाकिस्तान और चाइना जो है बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है। बाकी सारे पड़ोसी देश जो है बिम्स्टेक के सदस्य हैं। तो इस तरीके से आज का सेट कंप्लीट हुआ। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है। थैंक यू।